एफसीआई की कैपेसिटी जो है 2011 में 316 लाख मीट्रिक टन थी। 2012 में बढ़कर यह 336 लाख मीट्रिक टन हुई। 2013 में बढ़कर 377 लाख मीट्रिक टन हुई। लेकिन इसके बाद आइए मोदी गवर्नमेंट में, यह मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। 2013 में 377 लाख मीट्रिक टन था, तो 2020 में यह बढ़ते बढ़ते सिर्फ 412 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। यानी 7 बरस के भीतर में सिर्फ 35 लाख मीट्रिक टन ही एफसीआई के गोडाउन्स में ज्यादा भर पाता है। यह स्थिति है। और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर का देखिएगा तो वह लगातार उसको लाभ होते चला जा रहा है। मसलन 2012 में 341 लाख मीट्रिक टन था, 2013 में 354 लाख मीट्रिक टन था, जो प्राइवेट दूसरी एजेंसीज के पास जो वेयरहाउस है वहां पर जो अनाज रखा जाता था। 2018 में बढ़कर यह 480 पहुंच गया, 480 लाख मीट्रिक टन। 2019 में 467, 2020 में 343, 343 लाख मीट्रिक टन। इसलिए है क्योंकि कोविड के दौर में सरकार ने बड़ी तादाद में अनाजों का वितरण किया है। जो इस देश के 80 करोड़ लोग हैं उनको 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को जो दिया गया, उसकी वजह से अब उस गोडाउन में अनाज कॉम्पिटिटिवली कम है। इसके बाद दूसरा सवाल यह आता है कि सरकार ने कितना पैसा लिया और कितना पैसा दिया है, जो राज्यों के भीतर भी दिया होगा, और कितना पैसे के जरिए जो पंजाब के किसानों की मुश्किल यह है कि वो समझ रहे हैं कि इन हालातों में अगर उनसे ना लिया जाए, अनाज सरकार नहीं खरीदेगी। तो उसका डाटा देखिए, जो आखिरी डाटा सरकार ने जारी किया था वो सितंबर का था, होलसेल। इसमें गेहूं की बिक्री बहुत ज्यादा थी। इसमें 42 लाख किसानों को फायदा पहुंचा। गेहूं के जरिए 73,500 करोड़ रुपए बांटे गए जो सरकार ने खरीदा। लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं 129 लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश से लिया गया। पंजाब का नंबर उसके बाद आता है 127 लाख मीट्रिक टन। हरियाणा उसके बाद आता है 74 तीसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश उसके बाद आता है 32। राजस्थान उसके बाद आता है 19। कुल 382 लाख मीट्रिक टन लिया गया। यह मुश्किल और बढ़ जाएगी, यानी एमएसपी पे कोई लेगा नहीं, स्थिति और बिगड़ेगी। बाकी राज्यों की स्थिति तो नाजुक है ही, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप चावल यानी धान पे आइएगा तो धान की फहरिस्त में जो सितंबर में जो खरीदारी हुई थी उसमें टॉप पर तेलंगाना है 64 लाख मीट्रिक टन। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है 31 लाख मीट्रिक टन। उड़ीसा उसके बाद 14 लाख मीट्रिक टन है। तमिलनाडु 4 लाख मीट्रिक टन है। कुल मिला के 119 लाख मीट्रिक टन सितंबर में खरीदा गया था। सवाल है कि धीरे धीरे किसानों की स्थिति नाजुक हो रही है। सवाल है कि राज्य भी अब एमएसपी पर अनाज खरीद पाने के लिए उनकी इकोनॉमी डगमगा गई है, वो खरीदने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। सवाल है अब इसके आगे का रास्ता किसानों के सामने क्या जाता है। किसानों ने जो नाम ले लिया अंबानी और अडानी का, इसका मतलब बहुत साफ है कि उन्होंने उस नब्ज को दबा दिया है जो इस राजनीतिक सत्ता, मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनकी जो सत्ता है उस पर उंगली रख दी है। क्योंकि अगर भारत के भीतर में कॉरपोरेट के प्रोडक्ट्स का बायकॉट किसानों ने शुरू किया और होते होते लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तक पहुंच गया तो फिर स्थिति नाजुक हो जाएगी। क्योंकि अडानी एडिबल ऑयल बनाते हैं, फूड एडिबल ऑयल से बनाते हैं, जो अलग अलग फॉर्च्यून है, किंग सोयाबीन है, ऑयल है। इसके अलावा उनके दुनिया भर की चीजें हैं जो प्रोडक्ट्स के तौर पर है। रिलायंस के भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें खासतौर से रिटेल के सेक्टर में जिक्र किए गए तो रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस मार्केट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ज्वेल, वो तो ज्वेलरी में भी आ गया है, रिलायंस ट्रेंड्स जहां पर कपड़े खरीदे जाते हैं, जो कि तमाम मॉल्स के भीतर में आपको दुकान नजर आएगी। दुनिया की अलग अलग जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें भी रिलायंस का पैसा लगा हुआ है। जैसे अरमानी है, जैसे बॉस है, जैसे डीजल है, जैसे मार्क एंड स्पेंसर है। ये एक फहरिस्त है उसकी। ये बताने के लिए काफी है क्या पहली बार इस देश के भीतर में किसानों ने लड़ाई उस कॉरपोरेट से शुरू कर दी है जिस कॉरपोरेट की पूंजी तले इस देश की पॉलिटिक्स चल रही थी। पहली बात, इस देश के किसानों ने उस नब्ज को दबा दिया है जिसके जरिए इस देश की इकोनॉमी को पटरी से यह कहकर उतारा गया कि हम 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे क्योंकि कॉरपोरेट को लाभ देंगे तो कॉरपोरेट रिटर्न भी देगा। या फिर पहली बार इस देश के भीतर में एक हेड ऑन कोलिजन की स्थिति है जिसमें देश के ही कॉरपोरेट्स, कोका कोला बाहर की कंपनी थी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जब उस वक्त बेचा जा रहा था अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, तो विदेशी कंपनियों को रोकने की बात थी जो जॉर्ज फर्नांडिस ने उंगली उठाई थी।
अब तो खुले तौर पर सारी चीजें हो रही हैं। डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर भारत पेट्रोलियम का नाम भी है, उस समय भी भारत पेट्रोलियम का नाम था, और एक लंबी फहरिस्त है कि इन कंपनियों को बेच देना। इसका मतलब है कि सरकार की इकोनॉमिक सिचुएशन और इकोनॉमिक फिलॉसफी जो है वह जिस कैपिटल पे टिकी हुई है उसमें किसान मायने नहीं रखता है। और किसान ने अगर इस तरह कॉरपोरेट के विरोध और बायकॉट की स्थिति में लाकर देश को खड़ा कर दिया, क्योंकि देश के सामने दो सवाल होंगे। किसान अगर अपने प्रोडक्ट को कल सरकार को ना बेचे तो जनता कहां से लाएगी गेहूं, कहां से लाएगी चावल, कहां से लाएगी सब्जी। उनको किसान के साथ खड़ा होना होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर कॉरपोरेट किसी मार्फत घुस भी जाते हैं तो कॉरपोरेट को मुनाफा चाहिए। वह सब्सिडाइज रेट पर तो अनाज और फसल नहीं बेचेगा, उसको इस रूप में बेच भी नहीं सकता है क्योंकि उसका प्रॉफिट घट जाएगा, और प्रॉफिट अगर इस रूप में नहीं होगा तो वो कॉरपोरेट फिर सरकार को क्या रिटर्न करेगा। यह भी एक साइकिल है, इसको भी ब्रेक लगा दिया गया। यानी इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आखिरी बात यह समझने की जरूरत है कि इस देश के भीतर में कितनी जिम्मेदारी के साथ सरकार ने काम किया है। चाहे वो सिंचाई का मुद्दा हो, सरकार ने सिंचाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बीते 6 साल में डेवलप नहीं किया। सरकार ने मंडियों को उस रूप में डेवलप नहीं किया। सरकार ने एमएसपी के जरिए अनाज और फसल खरीदी जाए, इसकी कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं कर दी। अब वो सिर्फ ये कह रही है कि हम लिख कर दे देंगे। लिख के देने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि खरीदार के पास तो पैसा नहीं है और सरकार खरीदने की स्थिति में नहीं है, सिवाय एक राशन कार्ड के अलावे के जो पीडीएस सिस्टम है उसके अलावे देने की स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरत होगी, जो एमएसपी तय करने के लिए जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, उसमें 5 सदस्य होते हैं। एक चेयरमैन होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, एक ब्यूरोक्रेट होता है सीनियर मोस्ट, एक और 2 किसान होते हैं। 2 किसानों तक की भर्ती उन जगहों पर नहीं हो पाई है। यानी ये एक ऐसा सवाल है कि बार बार लौट के वहीं पर आते हैं। इस देश की सरकार या प्रधानमंत्री खुद का स्टाइल कहीं कॉरपोरेट में तो तब्दील नहीं हो गया। हमने एक बात जिक्र किया था इससे पहले भी कि इस देश के प्रधानमंत्री के प्रचार पर बीते 5 साल 2014 से लेकर 2019 तक हर दिन 3 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च होते रहे। किसान की कमाई प्रतिदिन की 214 रुपए है। 604 रुपए पंजाब के किसानों की कमाई आती है, लेकिन यहां 3 करोड़ 23 लाख रुपए प्रतिदिन प्रचार में उड़ाए गए। और जो विदेशी यात्रा प्रधानमंत्री ने की है, जब हमने उसका एवरेज निकालना शुरू किया, वह पता चला कि हर दिन विदेशी यात्रा का जो खर्चा था वो 25,44,427 करोड़ रुपए, 25,44,427 यह हर दिन खर्च हो रहा था, लगभग 25.5 लाख रुपए। और इसको जब आप कन्वर्ट कर दीजिएगा कि 5 साल में कितना खर्चा हुआ, तो तकरीबन 465 करोड़ रुपए विदेशी यात्राओं में खर्च हुए हैं। यह रईसी कोई कॉरपोरेट या बड़ा बिजनेस टाइकून कर सकता है। भारत जैसे देश में जहां न्यूनतम की लड़ाई किसान लड़ रहा हो, वहां पर जहां बेरोजगारी की परिस्थितियां सबसे विकट आजादी के बाद से हो चली हो, जहां सबसे नीचे जीडीपी चली गई हो, वहां पर यह रईसी कैसे संभव है। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म में गड़बड़ी है। और इस देश के जो नीति आयोग है, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जब कहते हैं कि हम लोग मैक्सिमम डेमोक्रेसी को जी रहे हैं, इसी वजह से रिफॉर्म नहीं हो पाता है, तो हमें लगता है कि लौट चलना चाहिए आजादी के तुरंत बाद, जब प्लानिंग कमीशन बनी थी। मोदी सत्ता ने तो प्लानिंग कमीशन खत्म कर दी और नीति आयोग बनाया, जिसके सीईओ कहते हैं कि डेमोक्रेसी को भी अब छोटा कर देना चाहिए, तभी हम रिफॉर्म कर पाएंगे। उस वक्त जब प्लानिंग कमीशन ने पहली बार बताया था और पार्लियामेंट में आके नेहरू के मंत्री ने जानकारी दी थी कि 16 आने प्रति व्यक्ति आए हैं, तो उस वक्त राम मनोहर लोहिया ने आपत्ति की थी कि ये झूठ बोल रहे हैं, और एक लंबी बहस हुई। और उस लंबी बहस के बाद राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी थे, उनकी जो पूरी टीम थी, उन्होंने जब एनालिसिस करना शुरू किया और पार्लियामेंट में जो सबसे लंबा डिस्कशन चला, आखिर में सरकार को मानना पड़ा, आप ठीक कह रहे हैं, यह 16 आने नहीं है, वो घटाते घटाते 11 आने पर आए। लेकिन राम मनोहर लोहिया लगातार कहते रहे कि यह भी झूठ है। यहां तो बात यह है कि उन्होंने बात 3 आने से शुरू की थी, उन्होंने कहा 9 आने से ज्यादा संभव ही नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन को भी अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करने पड़े थे उसके बाद। और आज की स्थिति यह आ गई है कि नीति आयोग उसके बदले कहता है कि यह देश मैक्सिमम डेमोक्रेसी को जी रहा है।
किसान की लड़ाई और किसान का संघर्ष इस देश के भीतर में हमें पता नहीं क्यों आखिर में याद आ रहा है राजीव गांधी का सत्ता काल, जो बेहद ठसक के साथ, अति लोगों के साथ, पावर के साथ टिका हुआ था, लेकिन बफोर्स अचानक उसका जिन्न निकला और वो सरकार ढह के गिर गई, जिसके पास 400 सांसद थे। मौजूदा सरकार के पास भी गठबंधन के साथ 350 सांसद हैं और खुद उसके 303 सांसद जो 2019 में जीत कर आए। लेकिन किसानों का यह संघर्ष जब सत्ता को ही बना चुका हो कि आप कॉरपोरेट की उंगलियों पर नाच रहे हैं और कॉरपोरेट की उंगलियों और उनके शिकंजे में हमें भी डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है यह लड़ाई बड़ी और व्यापक है। यह रास्ता संघर्ष का तो जरूर है। सवाल इसमें यही है कि संयम और जुड़ाव और सरोकार किसके ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि प्रचार तत्व के आश्रय जो तमाम मीडिया को अपने भोंपू के तौर पर मौजूदा सत्ता ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, कुछ दिनों के बाद मीडिया के भीतर भी यह सवाल होगा कि अगर उन्हें लोग बायकॉट करेंगे, देखेंगे नहीं, क्योंकि जब अंबानी और अडानी का बायकॉट हो सकता है तो इन न्यूज चैनलों की क्या बिसात। संभलना इन्हें भी है और कुल मिलाकर इस देश को संभालना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत